नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि देश के अगले महामहिम को चुनने के लिए मतदान जारी है, लेकिन इसी बीच 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है और राष्ट्रपति चुनाव में हाई क्रॉस वोटिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच गुजरात के एनसीपी विधायक ने मुर्मू को वोट किया है और उन्होंने ये बात सबके सामने रख दी है कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि हाई क्रॉस वोटिंग जारी है और महामहिम के लिए महाचुनाव का अभियान जारी है इस वक्त। और इसी बीच गुजरात के एनसीपी विधायक ने मुर्मू को वोट किए जाने की बात कही है। और इस बीच खबर है आगरा से, जहां असले के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक के बावजूद हालात नहीं सुधर रहे। इसी बीच फेसबुक पर असले का प्रदर्शन करते हुए एक पोस्ट वायरल हुआ है, जिसके चलते दीपक गुप्ता नाम के इस व्यक्ति के अकाउंट से ये पोस्ट जारी हुआ है और अब इसी पोस्ट को लेकर हंगामा खड़ा हो चुका है। दीपक अग्रवाल नाम का ये शख्स बताया जा रहा है और इसी का ये पोस्ट है असले के साथ जो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दीपक नाम का जो ये शख्स है हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखता है और संगठन में अन्य नए पदाधिकारी बनाए जाने पर यह पोस्ट किया गया था। हालांकि पोस्ट की जानकारी होने पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है और अब ट्वीट के माध्यम से आगरा पुलिस से लेकर यूपी पुलिस को ईमेल के जरिए भी इस मामले से सूचित कराया गया और ट्वीट किया गया है इसी पोस्ट को लेकर। लेकिन पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि ट्वीट के माध्यम से पुलिस को इस पूरी घटना से अवगत कराए हुए 12 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके ट्वीट का न तो कोई जवाब आया है और न ही इस पोस्ट के मामले को लेकर कोई कार्रवाई की गई। तो वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज हमारी फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पोस्ट कब का बताया जा रहा है और क्या अब कोई कार्रवाई हो पाई है? जो हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाला ये व्यक्ति है दीपक अग्रवाल, जिसने कि अपने फेसबुक अकाउंट से ये एक पोस्ट वायरल की, जिसमें 2 व्यक्ति साफ तौर से असलाहों का प्रदर्शन करते हुए दिखे। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि जब असलाहों का प्रदर्शन और हर फायरिंग पर पूरी तरह जब प्रतिबंध है, रोक लगी हुई है, तो ये हिंदूवादी नेता आखिर ऐसे क्या चीज क्या दर्शाना चाह रहे हैं उस पोस्ट के जरिए, यहाँ बड़ा सवाल ये है। यहाँ दूसरा ये कि जब ट्विटर के माध्यम से जब यूपी पुलिस, आगरा पुलिस, डीजीपी, तमाम ऐसे अधिकारी और सक्षम जो नेता हैं उन लोग के लिए भी ये ट्वीट कर दिया गया, उसके बावजूद भी इन हिंदूवादी नेताओं पर अब तक 12 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं। क्या लगता है, क्योंकि हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक है इसी वजह से कार्रवाई में ये विलंब हो रहा है या फिर कोई और कारण हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये पोस्ट जो असला दर्शाते हुए जो पोस्ट वायरल की गई है उसके बाद में क्या ये हिंदूवादी संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं? क्या यही वजह है? क्या ऐसी क्या खास वजह है? क्योंकि जब किसी भी हर फायरिंग या असला प्रदर्शन पर कोई भी पोस्ट कोई आम व्यक्ति इस तरह से पोस्ट करता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। अगर ट्वीट की तो बहुत दूर बात रही, जो आगरा पुलिस, जो क्षेत्रीय पुलिस होती है, वो भी उसके जरिए उस व्यक्ति पर कार्रवाई करती है। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है यहाँ कि क्या ये हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं या इसी वजह से आगरा पुलिस या यूपी पुलिस या डीजीपी या अन्य सक्षम अधिकारी कोई भी इसका कार्रवाई के लिए पता चल पाए ये पोस्ट आखिर कितना पुराना है, कितना पहले ये पोस्ट किया गया था असले के साथ फोटो, और कितना समय बीत चुका है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है? बिल्कुल, ये ट्वीट किए हुए तो घंटे से ज्यादा हो चुके, लेकिन अगर बात करें कितना पुराना है तो अभी हाल ही में ये हिंदूवादी संगठनों का कोई इस तरह का पदाधिकारी का जो पदाधिकारीकरण का इनका पद कुछ लोगों के द्वारा ग्रहण किया गया था, उसके चलते ये पोस्ट जो वायरल की गई है। जी, तो ममता, क्या जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से कोई सफाई दी गई या फिर ये पोस्ट हटा ली गई है उस अकाउंट से? दीपक नाम का जो शख्स बताया जा रहा है जो असले के साथ खड़ा है यहाँ पर। बिल्कुल पल्लवी, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अब तक ना तो कोई आरोपी पक्ष की तरफ से कोई सफाई दी गई है, ना आगरा या यूपी पुलिस की तरफ से कोई इस तरह की बात सामने आई है। और सबसे बड़ी बात कि आरोपियों के द्वारा कह सकते हैं कि उन्होंने अब तक इस पोस्ट को भी जो अपने फेसबुक अकाउंट है उससे भी नहीं हटाया गया है।
जी। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि उन्हें ना तो किसी का डर है ना खौफ है, इसलिए पोस्ट किया गया, पहली चीज। और दूसरी गलती ये कि पोस्ट अभी तक डिलीट नहीं किया गया है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे ममता कि क्या लगता है कि पुलिस पर किसी तरह का दबाव है जो अब तक कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल पल्लवी, इन सब चीजों के देखते हुए तो साफ जाहिर हो रहा है कि जाहिर है कि पुलिस पर कोई ना कोई ऐसा जो हिंदूवादी संगठन है या कह सकते हैं कि सीधे बीजेपी का ही इन पर कोई ऐसा दबाव रहा है जो कि अब तक, क्योंकि आम आदमी को तुरंत ही कार्रवाई हो जाती है और तत्काल प्रभाव से उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन अब तक हिंदूवादी संगठनों की जो ये जो पोस्ट वायरल की है दीपक अग्रवाल पर, अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जी ममता, आगरा के जो एसएसपी हैं अपनी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, उनकी कार्यशैली से काफी लोग प्रभावित भी रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो भी इस बार चूक गए जो अब तक कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल, यहाँ ये सवाल भी बहुत बड़ा एक है, अपने में मायने रखता है कि आगरा कप्तान इस समय प्रभाकर चौधरी अपनी कार्रवाई के लिए माने जाते हैं। यहाँ तक कि विधायक के जो अभी कुछ दिनों पहले विधायक के भतीजे पर भी उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था बेटी की छेड़छाड़ को लेके, और एक मुकदमा और दर्ज किया था अभी विधायक प्रतिनिधि जो कि टुंडला विधायक जो थे उनके प्रतिनिधि के द्वारा एक अवैधता की गई थी, तो उस पर ही अभी 2-4 दिन पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ ये विधायक से भी मुझे ऐसा लग रहा है इन सब चीजों को देखते हुए कि आगरा पुलिस के द्वारा भी आगरा कप्तान के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठ रहा है, उनकी कार्यशैली पर भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि इनकी पहुंच कहां तक पर है। क्या यहाँ ये भी समझा जा सकता है, क्या मायने समझाएं इस पूरी हरकत के पीछे, कि क्या समुदाय विशेष होने के कारण इन पर कार्रवाई नहीं हुई, और अगर किसी और समुदाय का कोई शख्स इस तरह से असले के साथ प्रदर्शन करता तो उस पर कार्रवाई हो जाती? बिल्कुल, अगर समुदाय की बात करें तो समुदाय और भी हिंदूवादी और भी काफी इससे पहले तमाम ऐसे हिंदूवादी नेता थे और तमाम ऐसे हिंदूवादी जो लोग हैं, हिंदू हैं, और जिन्होंने पोस्ट वायरल कर दी है, किसी ने असला का प्रदर्शन कर दिया, किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी, किसी ने शादी ब्याह या अपने किसी भी खुशी के माहौल में, तो तमाम ऐसे हिंदू लोग हैं उन पर कार्रवाई तुरंत हुई है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो ये है कि तो ममता क्या लगता है कि दीपक अग्रवाल इतने बड़ा शख्सियत है कि उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? पहुंच है जो कि इन पर अब तक ना पुलिस कार्रवाई कर पा रही है और ना ही यूपी के मुखिया ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। जी, तो ममता क्या समझा जाए कि क्या दीपक अग्रवाल इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर किसी बड़ी शख्सियत का या राजनीतिक कोई संगठन है जिसका उन पर हाथ है सर पर, इसीलिए ये कार्रवाई नहीं हुई? बिल्कुल, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि ये बहुत ही इनकी जो पहुंच है काफी ऊंची है, काफी दूर तक है इनकी पहुंच, और ये अपने आप में काफी सक्षम है, और तभी इन्होंने ना इनको कोई भय है, ना डर है, ना मुकदमा का कि हमारे पास कोई कार्रवाई हो जाएगी या कोई मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इन्होंने खुद पोस्ट भी अपनी फेसबुक अकाउंट से नहीं हटाई है। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम चाहेंगे आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, लेकिन दर्शकों को भी बता दें कि अवैध असले के साथ इस तरह से फोटो पोस्ट करना, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, रोक लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठन के ये एक शख्स हैं जिन्होंने फोटो पोस्ट की है असले के साथ, और अब तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सावन महीने के पहले सोमवार को लेकर लोगों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि देवाधिदेव महादेव भोले शंकर के पूजन को लेकर मठ और मंदिरों में विशेष तैयारियां भी की गई हैं। हालांकि इस बीच मनकामेश्वर, पंचमुखी महादेव, भोलेगिरी, शिवकोटी, दशामुखदेव और महादेव तीर्थ शास्त्री जो लोग हैं तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं, और मंदिरों में साफ सफाई के साथ साथ भक्तों को रुद्राभिषेक कराने के लिए भी तैयारियां की गई हैं। इसका सिलसिला पूरे महीने चलेगा, और सावन का महीना आते ही मोर भी जंगलों में नाचना शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि भोलेनाथ की आराधना का ये सबसे पवित्र महीना माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि इसमें यम नियम से भोलेनाथ का व्रत और दर्शन पूजन करने वाले साधक के ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। इसमें भी पहले सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें किसी प्राचीन शिवलिंग का जल अभिषेक करना, दर्शन पूजन करने से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। पहले और अंतिम सोमवार को सावन के महीने में जो भी साधक 4 सोमवार का व्रत रखता है वो भोलेनाथ की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति 4 सोमवार का व्रत रखने में असक्षम है तो फिर वो पहला और अंतिम सोमवार का व्रत रख सकता है। और आपको तस्वीरें भी दिखा दें मंदिर के बाहर कि किस तरीके से श्रद्धालु मंदिर के बाहर पहुंच रहे हैं। बस एक दर्शन और एक झलक पाने के लिए महादेव की ये तमाम भक्त सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हैं, बेलपत्र चढ़ाने के लिए मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं। और सावन का क्योंकि पहला सोमवार है तो विशेष महत्व है और इसीलिए पूजा करने के लिए तमाम भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये प्रयागराज की बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मनकामेश्वर। तो हम सावन के पहले सोमवार में यहाँ दर्शन करने आए और हम चाहते हैं कि भगवान मनकामेश्वर भगवान देश के सारे श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। देश में सुख शांति हो, हर किसी के घर में समृद्धि हो, सुख हो, और हम देश के लिए अच्छी शांति की कामना करते हैं। और जितनी भी मनोकामना है वो सब पूरी हो जाए। आप जिस स्थान पर खड़े हैं श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये प्राचीन स्थान है और काम को भस्म करके भगवान शंकर यहाँ विराजमान हो गए थे, तभी से स्थान जो है विद्यमान है। और त्रेता में भगवान राम जब वनवास के लिए निकले तो अक्षय वट के करीब आने के बाद फिर मनकामेश्वर भगवान का जलाभिषेक किया, तभी से स्थान मनोकामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। और जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति और श्रद्धा से जल अर्पण करता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज सावन का प्रथम सोमवार है और आप देख रहे होंगे कि अपार जन समुदाय सुबह से ही यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से गर्भगृह में आ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। और जो भी मनोकामना है वो अपनी भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी मनोकामना। खबर औरैया से है, जहां यमुन के बीहड़ में स्थित महाकालेश्वर का देवकली मंदिर आसपास के जिलों के लिए लाखों लोगों के लिए श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। देवकली मंदिर पर सावन में भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है और तेश्वरों में आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार में महिलाएं और पुरुष बच्चों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सावन के पहले ही सोमवार पर आज हजारों श्रद्धालुओं ने आकर भगवान शिव की पिंडी का जल अभिषेक कर पूजन अर्चन किया। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी कोई सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग चमत्कारिक है और सिद्धि दाता है। बता दें आपको कि कोई भी व्यक्ति शर्त लगाकर अपनी बाहों में नहीं भर सकता है। और इसी बीच मान्यता ये भी है कि पिंडी चावल के दाने भर कर हर साल बढ़ती है। देवकला के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ का ये स्थान है, स्वयं भू है। ये हर वक्त यहाँ पे बढ़ते हैं और जो भी यहाँ से श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, जो भी जितनी भी मनोकामना है वो सारी पूरी होती है। सभी भक्तों की यहाँ पर बहुत ही आस्था है। दिल्ली से कानपुर, मथुरा, हर जगह से यहाँ पर आए। और रामनगरी अयोध्या में आज सावन का पहला सोमवार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं इस बीच सरयू तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 108 ज्योतिर्लिंग में शामिल सिद्धपीठ शिव नागेश्वर नाथ के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 2 साल कोरोना काल के बाद पहली बार बिना बंदिश के ये तमाम श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए उमड़े हैं। अयोध्या में भोले के जयकारों से पूरी नगरी इस वक्त गूंज चुकी है और इसी बीच आसपास के जिलों से भी कई श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए और संवेदनशील अयोध्या के हर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। आपको बताते चलें कि जल, थल और नभ से अयोध्या की सुरक्षा की जा रही है और सरयू में जल पुलिस की तैनाती की गई है, जो कि ढूंढ कैमरे से संपूर्ण मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। जनपद अयोध्या में विशेष तौर पर जो सरयू घाट है वहाँ पर भारी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो आते हैं और जल यहाँ से लेते भी हैं और यहाँ के जो मंदिर है वहाँ पर जल चढ़ाते भी हैं। ऐसे में पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी गई है। घाटों पर विशेष तौर पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, जिसमें SDRF और PAC की जो फ्लड कंपनी है उसको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त जो लोकल स्तर पर गोताखोर एवं अलग से नावें हम लोगों ने किराए पर ली हैं। आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन है कि जो निर्धारित स्थान है और जो बैरिकेडिंग की गई है
उसके भीतर ही इस और इस बीच रुकेंगे बड़ी खबर के लिए। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति में और गहमा गहमी हो गई है और आपको बता दें कि शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामदास कदम भी अब इस्तीफा देंगे। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुकी शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है और पूर्व विपक्ष के नेता और मंत्री रहे रामदास कदम जल्द ही अब पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। बताया भी जा रहा है कि रामदास कदम कुछ ही देर में अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे के आवास जाकर मातोश्री भेजेंगे और इसी बीच शिवसेना नेता के पद से इस्तीफा दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि कदम के बेटे और विधायक योगेश गुवाहाटी में ही शिंदे खेमे के साथ जुड़ चुके थे और अब इसी कड़ी में रामदास कदम का नाम भी शामिल होने जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही रामदास कदम महाराष्ट्र में अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं शिवसेना से और रामदास कदम महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। वो फडणवीस सरकार में मंत्री बनाए गए थे और इसी क्रम में रामदास कदम के बेटे योगेश दपोली पहले से ही विधायक हैं। और फतेहपुर जिले के भिठौरा ब्लॉक में ओम घाट में भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और माना जा रहा है कि सावन का जो महीना है ये काफी पवित्र होता है और प्रत्येक सोमवार को शिव भक्तों के लिए सबसे खास माना जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत करते हैं और विधि पूर्वक पूजा पाठ किया जाता है। भगवान भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और धार्मिक मान्यता है कि शिव जी को मात्र 1 लोटा जल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। सावन के इसी महीने में शिव भक्त तरह तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मान्यता ये भी है कि सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन के सारे दुख और कष्ट इस महीने में सच्चे दिल से पूजा पाठ करने से दूर हो जाते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक ट्विस्ट आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी अब मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर चुकी है और जैन की पत्नी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ईडी के द्वारा पूछताछ की बात सामने आई है। आपको बताते चलें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं सत्येंद्र जैन और सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो चुकी है और अब उनकी पत्नी से ईडी पूछताछ कर रही है। और इस बीच आईसीएसई बोर्ड ने आज 10वीं के छात्रों की मार्कशीट घोषित कर दी है और इसी के बाद अब छात्रों के चेहरों पर काफी खुशी और सुकून देखने को मिल रहा है। इसी के तहत महाराजगंज जिले के नौतनवा होली क्रॉस स्कूल के छात्रों ने टॉपर्स की लिस्ट में बाजी मारी और कक्षा 10वीं की छात्रा काव्या शर्मा ने 97.8% अंक लाए हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका कुमारी नाम की छात्रा है जिसने 96.4% अंक प्राप्त किए और दोनों छात्राओं ने इसका पूरा श्रेय अपने परिवार और स्कूल के गुरुजनों को दिया है। होली क्रॉस स्कूल के प्रिंसिपल ने खुशी जाहिर की और अपने स्कूल की अव्वल रही छात्रों को काफी शुभकामनाएं भी दी। कहा गया है कि हमारे बच्चों ने जिस तरह से मेहनत की है कहीं ना कहीं उन्हें उसका परिणाम आज मिला है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे 97.8% इसलिए मिले हैं क्योंकि इसके पीछे मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और स्पेशली मेरा बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। अच्छे तरीके से पढ़ाई करना और ये सारी कला तो गुरुजी ही बताते हैं, तो स्कूल के टीचर्स और बाकी सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प की। पेरेंट्स का मोरल सपोर्ट रहा पीछे से और बस धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करके बोर्ड एग्ज़ाम में 97.8% आ गए। सारे टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। देन पेरेंट्स का बहुत, मेरी पूरी फैमिली, टीचर्स, मतलब मेरे दादाजी, दादी माँ, मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई, सब ने मुझे हेल्प की। मेरे टीचर्स ने बहुत सारी हेल्प की। इतने सारे एग्जाम्स हुए जिसकी वजह से अच्छी से प्रैक्टिस हो गई, जिसकी वजह से जो परिश्रम मेरे बच्चों ने किया है, भगवान उन लोगों को, हमको लगता है 100% फल दे दिया है। एंड
मेरे सारे बच्चे अच्छा से परिश्रम किया। जो एडवाइस, जो मेहनत टीचर लोग उन लोग के साथ करना चाहते थे, टीचर लोगों के साथ उन लोग भी पूरा सहयोग किया है। इसलिए उन लोगों को ये उन्नति प्राप्त करने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब पूर्व कोटेदार को बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली से घायल हुए कोटेदार को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोटेदार अपने खेत में सिंचाई के लिए रखवाली कर रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसी बीच पुलिस भी मामले की छानबीन में जुटी है। हालांकि बताया जा रहा है कि सिंचाई के दौरान अज्ञात बदमाशों ने पीड़ित के सिर में गोली मार दी। गोली मारने की वजह से घायल हुए पूर्व कोटेदार निखिल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि कोटेदार की कोई रंजिश किसी से नहीं थी और फिलहाल इस घटना के बाद गांव में पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। अब पुलिस की लचर कार्यशैली से दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां खुलेआम घर में पोस्टर चिपकाकर 3 दिन के अंदर गांव न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामला है गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिलौला गांव का, जहां पर अतुल शुक्ला नाम के एक युवक का कुछ दिन पहले ही किसी से विवाद हुआ और विवाद के बाद दबंगों ने अतुल शुक्ला के घर और दुकान के सामने ये पोस्टर चिपका दिए हैं। पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि 3 दिन के अंदर गांव और दुकान छोड़कर यहां से भाग जाओ वरना जान से मार देंगे। पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए अब जान माल की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। लौला से आए हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारा एक आपसी विवाद हो गया था कुछ दिन पहले हमारी दुकान के सामने, इसीलिए जिनसे विवाद हो वो हमको धमकी दे रहे हैं। थाना कौन सा है? थाना हमारा गुरबख्शगंज है। कौन धमकी दे रहा? वही जिन लोगों से लड़ाई हुई उन्हीं लोगों ने हमारे घर आज ये पत्र लेकर भेजा है साइकिल। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ है, प्रिय अतुल शुक्ला, आपसे निवेदन है कि दुकान बंद करके दूर चले जाओ और हमारे परिवार के लड़के को मार के अच्छा नहीं किया है। तुमको इसका कर्ज चुकाना होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम दुकान और गांव छोड़कर चले जाओ। 3 दिनों के अंदर जान से मारे जिसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारा परिवार होगा। मैं तुमसे विनम्रता से निवेदन करता हूँ। इसकी शिकायत थाने में किया आपने? अभी नहीं। इससे पहले भी कई एप्लीकेशन दिए हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। आज यहाँ कहाँ आए? आज यहीं एसपी साहब से मुलाकात करने आए, उनको देने आए। और खबर रायबरेली से है, जहां घरेलू विवाद के चलते दंपति ने जहर खा लिया है। दोनों गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए और ये मामला है सलौन थाना क्षेत्र में स्थित दुभन गांव का। यहाँ पर रहने वाले राजकुमार, जिनकी उम्र 22 साल है, और उनकी पत्नी ज्योति, जो कि 20 साल की बताई जा रही हैं, राजस्थान से कमाकर अपने गांव आए थे। लेकिन किसी बात को लेकर बाप और बेटे में विवाद हो गया, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से दोनों पति पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया और यहां पर इन्हें भर्ती कराया गया है। पत्नी ज्योति की हालत फिलहाल काफी गंभीर बताई जा रही है। ये दोनों पता लगा हमको, हम तो बेड़ उतार रहे थे खेत लगाने के लिए दूसरे के। हमको 6 बजे फ़ोन किया, हम नहा वहाँ के जैसे तैयार हुए, हमारे माता जी फ़ोन किया कि ये तो जहर खा लिया। फिर मैं भागते भागते गया, 1 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ मैं। उसके बाद देखा तो वहाँ ये दोनों पड़े थे। मेरे माँ बाप बाहर थे, ये नहा के बगल ही पड़े थे। कौन दोनों लोग? ये हमारा भाई है, ये हमारी भाई के वाइफ। पति पत्नी? पति पत्नी। क्या कोई वाद विवाद चल रहा था क्या? पता नहीं सर, वो बाप से कुछ लफड़ा हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, और ये कहता है मैं कमा के नहीं दूंगा तुमको। जब कमा के नहीं देगा तो बाप माता रहने देंगे इनको। तो दोनों लोगों ने क्या कहा? हमको पता नहीं है सर, हम 1 किलोमीटर दूर पर रहते हैं। अभी एक मामला है, क्या है पूरा मामला? एक राजकुमार का 22 साल का था और एक ज्योति उसकी वाइफ जो है 20 साल की थी। दोनों जहर खा के आए हुए हैं। CSC सलोन से रेफर केस है। बाकी पता करने में यही पता चला है कि कुछ फैमिली मैटर था जिसकी वजह से दोनों में जहर खा लिए हैं, जिसमें उसकी जो वाइफ है ज्योति, जो 20 साल की है, बहुत सीरियस है और उसको एडमिट कर दिया कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन में है। बाकी जो राजकुमार है वो भी खाया जहर, लेकिन
और इंदौर से पुणे जा रही एक बस नदी में गिर गई है। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी में ये गिरी है बस, जहां पर पुणे से ये बस बताई गई और 13 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है, जबकि 15 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर नर्मदा नदी में पुणे जा रही एक बस गिर गई और इसी हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया है। इंदौर से पुणे जा रही थी ये बस, जो कि नदी में गिर गई है। हालांकि इस घटना के पीछे का कारण फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन बस जो नर्मदा नदी में गिरी है उसमें से करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोगों को बचा लिया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बताते चलें कि पुणे जा रही थी बस, जिस दौरान यह हादसा हुआ। और इस बीच अब खबर रायबरेली से है, जहां सरकार भले ही पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वृक्षारोपण पर जोर दे रही हो, लेकिन जिले में बैठे अधिकारी और कर्मचारी वृक्षारोपण के नाम पर महज खाना पूर्ति करते हुए बजट का बंदरबाट करने में लगे हैं। मामला है रायबरेली जिले का, जहां पर वन विभाग द्वारा मजदूरी के बजट का बंदरबाट करने के लिए नाबालिग बच्चों को पैसे का लालच देकर वृक्षारोपण कराया गया। इसका खुलासा तब हुआ है जब आपको बता दें कि मामले में जांच पड़ताल की गई और वहां पर नाबालिग बच्चे सूखे पेड़ों को उखाड़कर उनकी जगह नए पेड़ लगाते मिले। कई हजार पेड़ गंगा के किनारे साल 2021 में लगाए गए और एक साल के अंदर ही लगाए गए पेड़ों में 80% पेड़ कम गहराई में लगने के चलते सूख गए। नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराए जाने और पेड़ों के सूख जाने के मामले में डीएफओ से बात की गई तो जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाई स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 17। अच्छा, ये बताओ कि ये कहाँ पे काम कर रहे हो? ये गंगा किनारे। ये किस विभाग का काम हो रहा है? वन विभाग का। तो यहाँ क्या काम कर रहे हो? ये जो बिरवा झुरा गए हैं, इनको उखाड़ के दोबारा लगाना है। अच्छा अच्छा, विभाग करवा रहा? हाँ। तो कितने पेड़ लगभग सूख गए? क्या लग रहा है कितना पेड़ सूखा है? 100 में कितना पेड़ सूखा? 100 में कम से कम 90% सूख चुका है। अच्छा अच्छा, पिछले साल के लगाए? हाँ, पिछले साल के लगाए। तो उनको उनकी जगह नया लगाया जा? नया लगा जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो कौन काम देख रहा है? मेरीलाल। ये कौन है? इधर के हैं। नहीं, किस विभाग के हैं? वन विभाग के। अच्छा, दिया तो आपने निर्देशित किया जांच करने। हाँ, ये गड्ढा जो खुदा है कि इसकी जांच करा लेते हैं। सर, नाबालिग बच्चे जो काम कर इसकी जांच करा लेते हैं और उसका निबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाबालिग बच्चे अगर हैं, काम करने कराए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारे विभाग में जो काम होता है वो बाकायदे बहुत ही जो हमारे साइंटिफिकली जो डिजाइन है मानक उसी के तहत काम होता है। सर, जो पिछले साल लगाए गए जो 80% लगभग सूख गए, तो उसमें भी सर कुछ जांच हो? वो जांच करने के लिए किसने लगाए थे, कहाँ पर? ऐसा नहीं, हमारे साथ बगल में भी लगाते रहते हैं लोग, वो किसका है ये देखना पड़ेगा ना। हमने और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।